सभी को नमस्कार। आपका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस लेक्चर में हम कक्षा 12 के यूनिट 5 बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के विषय में बात करेंगे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सेकंड क्लास है, भाग 2 है। एक क्लास पहले हो चुकी है, तो उस क्लास यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो क्लास देख लें, उसके बाद ही फिर हम आप इसको शुरू करें, क्योंकि उसमें आधे आधे के करीब पार्ट करवा दिया है, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो आज हम शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात, भुगतान शेष की बात। इसमें से जो जो पार्ट हम कर चुके हैं पहले थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करेंगे। हमने इसमें सिलेबस की बात कर ली थी कि क्या क्या सिलेबस है। ये डिलीट पार्ट है सिलेबस का, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन ए फ्री मार्केट, ये इसका डिलीट पार्ट है, अर्थात इस बार पेपर में नहीं आएगा स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर। इसके बाद हमने भुगतान शेष के अर्थ की बात करी थी। भुगतान शेष के अर्थ में फिर भुगतान शेष हमें क्या प्रदर्शित करता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, हम इसको खाते को क्यों बनाते हैं, इसके लाभ देखे थे। फिर भुगतान शेष खाते के घटक की बात करी थी कि 2 घटक होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। इसमें चालू खाते के 3 घटक होते हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें। इन दृश्य मदों को व्यापार शेष भी कहते हैं। पहली दृश्य मदें, दूसरी अदृश्य मदें। अदृश्य मदों के दो दो पार्ट थे, 2 भागों में बांट लिया, कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं। और चालू खाते का तीसरा जो घटक था वो था चालू हस्तांतरण। इसको कुछ बुक्स में हो सकता है अदृश्य मदों में ही शो कर रखा हो, तो कोई इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये हमने एक टेबल भी पढ़ी थी, इसमें दृश्य मदें, अदृश्य मदें, चालू हस्तांतरण। चालू खाते के संतुलन की बात करी थी। यदि प्राप्तियां और भुगतान बराबर हैं तो उसको हम चालू खाता, उसको कहेंगे कि हमारा चालू खाता संतुलन में है। और यदि प्राप्तियां ज़्यादा हैं, भुगतान कम है, तो हम उसको कह देते हैं चालू खाता अतिरेक है। और इसके अलावा यदि प्राप्तियां कम हैं और भुगतान ज़्यादा है, ये वाला निशान है, तो हम चालू खाते में घाटा बता देते हैं। इसके अलावा व्यापार शेष की बात करी थी कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों के निर्यात और आयात की राशि का अंतर बताया जाता है। वो निर्यात में से आयात को माइनस किया जाता है, उससे हम इसका शेष निकालते हैं। संतुलन में है तो ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात इसका आंसर 0 आएगा। अतिरेक में है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में कब आएगा? जब निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा। और घाटे में इसका आंसर माइनस में आएगा कि निर्यात कम है और आयात अधिक है। इसके अलावा हमने निवल अदृश्य मदों की बात करी थी। फिर बीओपी का जो सेकंड कंपोनेंट है पूंजी खाता। पहला कंपोनेंट कौन सा था? चालू खाता। फिर पूंजी खाते की बात करी, पूंजी खाता क्या होता है, ठीक है। और पूंजी खाते के भी 3 घटक की बात करी थी हमने, कौन कौन से? बाहर से विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, सहायता नहीं ऋण, विदेशी ऋण जो हम विदेशों से उधार लेते हैं, और ये इस उधार की जो ब्याज दर होती है, जो सामान्य बाजार की व्यावसायिक दरें होती हैं उधार की, उन पे मिलता है, इसलिए इसको हम विदेशी ऋण या बोरोइंग्स या उधार बोलते हैं। निवेश, जो विदेशी हमारे यहाँ संपत्तियों में, कंपनियों में पैसा लगाते हैं, उसको विदेशी निवेश। ये 2 तरह का एफडीआई है ना। यदि कोई कंपनी या भूमि या इमारत खरीद ही लेता है और उसका स्वामित्व उसी का हो जाता है विदेशी का, तो वो एफडीआई कहलाएगा। और यदि वो उस कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो एफआईआई, इसको हम पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तीसरा कंपोनेंट है विदेशी सहायता। विदेशी सहायता और उधार दोनों में, ये भी एक तरह का ऋण है, दोनों में फ़र्क इतना ही है बस कि विदेशी सहायता रियायती दरों पर मिलती है और उधार या विदेशी ऋण बाजार की कॉमर्शियल रेट्स पर, ब्याज दरों पर मिलता है। इसके बाद समुचित शेष की बात की थी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं कौन सी चीज़? आज शुरू करेंगे हम स्वायत्त और समायोजक मदें, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स।
इनमें डिफरेंस आपसे अक्सर ही पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। स्वायत्त मदें क्या होती है? ऑटोनोमस आइटम्स। इनसे अभिप्राय भुगतान शेष की उन आर्थिक सौदों से है जो लाभ के विचार से किए जाते हैं। भले ही हानि हो जाए लेकिन लाभ सोचकर किए जाते हैं, अर्थात व्यापार किया जाता है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज हम दूसरी चीज एक चीज देखते हैं। आप यहां पे आइए। समुचित शेष, चालू खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष, भूल चूक। चालू खाता क्या होता है हमने पढ़ लिया। मान लीजिए चालू खाते का शेष -2000 है, पूंजी खाते का शेष -1000, करोड़ या जो भी कुछ है आगे, टोटल हो गया -3000, है ना। बोल चूक को 0 मान लेते हैं। तो हमारा खाता घाटे में है 3000 के। ये 3000 रुपये आएंगे कहाँ से? घाटा ही चलता रहेगा, कहीं से तो पूर्ति करेंगे हम, है ना। तो इस पूर्ति को करने के लिए ये 3000 रुपये कहाँ से आएंगे? इसको डालने के लिए कौन सी मदें होती हैं हमारे पास? समायोजक, अकोमोडेटिंग आइटम्स। और ये जो चालू खाता शेष हमने व्यापार किया था, चाहे वो वस्तुओं का करा, सेवाओं का करा, पूंजी खाता शेष, इसमें हमने विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया या विदेश से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, हमने विदेश विश्व को ऋण दिया या ऋण लिया, ये सारा कुछ किस में आएगा? स्वायत्त मदों में। तो ये सारी चीज़ें हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं बेटा? क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से। इसलिए स्वायत्त मदों को स्वायत्त मदें भुगतान शेष के उन आर्थिक सौदों से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य विचार से किए जाते हैं। ये लाभ कमाने से स्वतंत्र हैं, तो एडजस्ट करना है पैसे को, है ना। चाहे वो जैसे ये वाला पैसा था, चाहे ये प्लस में है या माइनस में। मान लीजिए +4000 है, तो भी ये पैसा कहीं तो लगाएंगे हम अपने देश में, खाते में तो नहीं पड़ा रहेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए समायोजक मदें होती हैं। तो समायोजक मदें लाभ के विचार से स्वतंत्र हैं। सेकंड जो इनका डिफरेंस है, स्वायत्त मदें भुगतान शेष के असंतुलन का कारण है। यदि ये स्वायत्त मदें ना हो तो भुगतान शेष असंतुलन होगा ही नहीं। हम चीज़ों को व्यापार नहीं करेंगे, विदेश में बेचेंगे नहीं, मतलब निर्यात नहीं करेंगे, विदेश से आयात नहीं करेंगे, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो सेवाएं हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो उधार है। जब हम लेन देन ही नहीं करेंगे तो हमारा खाता असंतुलित होगा नहीं। फिर तो खाता बनाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ विदेशों से गया ना विदेशों से आया। और यदि हम कर रहे हैं तो करने के कारण कौन सी होगी? स्वायत्त मदें। ये स्वायत्त मदों के कारण ही हमारा खाता असंतुलित होता है, अतिरेक होगा, घाटा होगा, जो भी कुछ होगा। समायोजक मदें, है ना, इधर वाली भुगतान शेष के असंतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। जैसा मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, अभी -3000 का एग्जाम्पल, 3000 करोड़ का हमें घाटा हो गया, तो इसको एडजस्ट करने के लिए कौन सी मदें? समायोजक। +4000 करोड़ का लाभ हो गया, तब भी इसको निकाल के कहीं और डालेंगे तो इससे संतुलन बनेगा, है ना। घाटा है तो पूरा करेंगे और प्रॉफिट है तो भी हम उसमें से पैसा निकालकर अतिरेक को कहीं इस्तेमाल करेंगे। स्वायत्त मदें भुगतान शेष की रेखा के ऊपर की मदों में वर्गीकृत किया जाता है। इसको एक सिंपल सा ही है, बस ये रेखा से ऊपर की मदें होती हैं, ये रेखा से नीचे की मदें। इतना याद कर लो, डिफरेंस याद हो गया, है ना। क्योंकि कोई भी खाता अंत में संतुलन ही होता है, असंतुलन में पैसा कहीं से आएगा। और असंतुलन की स्थिति में यदि घाटा है तो पैसा हमें कहीं से ला के उसमें डालना पड़ेगा, और यदि प्रॉफिट है तो वहाँ से पैसा निकालना पड़ेगा। कुल मिला के खाता तो हमें संतुलित करना ही है, और यदि संतुलित कर रहे हैं तो संतुलित करने के लिए जो मदें हम उसमें डाल रहे हैं वो कहलाती हैं समायोजक मदें। देन स्वायत्त मदें सीमाओं के आर पार वस्तुओं के संचलन, स्वायत्त मदों में संचलन शामिल होता है। वस्तुओं के सीमा के आर पार वस्तु हो, सेवा हो, कुछ भी हो,
उनका संचलन होगा। संचलन तो होगा, चाहे वो दिखें या ना दिखें। समायोजक मदें सीमाओं के आर पार वस्तुओं का संचलन शामिल नहीं होता। ये 4 अंतर आप याद कर लेंगे तो आपका 3 या 4 नंबर का मामला बन जाएगा। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 पूछेंगे, 3 डिफरेंस पूछेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 डिफरेंस पूछ लेते हैं, है ना। तो इजी सही है, इसको याद कर लें। इसके बाद हम बात करें विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज। अलग टॉपिक है आपका, हो सकता है बुक में, आपकी बुक में अलग चैप्टर भी हो। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय दर, वह दर जिस पर विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को बदला जाता है। करेंसी मीन्स मुद्रा, विदेशी विनिमय दर कहलाती है। सिंपल सी बात करूं मैं कि आपको अमेरिका जाना हो, आप 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, हवाई जहाज का, एरोप्लेन का टिकट, एयर टिकट तो आपने खरीद ही लिया है। 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं जेब में कि भाई वहाँ 1 हफ्ते का टूर है मेरा, घूम फिर के आना है मुझे। तो टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं आप, वीज़ा हो गया, एयर टिकट हो गया। अब 1 लाख रुपए आप अपनी जेब में रख के ले गए, अमेरिका में उतरे, उतर के आपने होटल के लिए टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले, होटल पे आप पहुंच गए, टैक्सी वाले को आप मान लीजिए रुपए देते हैं, वो रुपए लेगा। होटल में रूम बुक करने के लिए आप उसको रुपए देंगे, वो रुपए नहीं लेगा। खाना खाते हैं, आप उसे 100 रुपये देते हैं एक बर्गर के, या 200 रुपये देते हैं, वो रुपए नहीं लेगा। क्या कहेगा? नहीं जी, रुपए नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए। हमारे यहाँ डॉलर में एक्सचेंज होता है, वस्तुओं का विनिमय। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो वो क्या मांगेगा आपसे? डॉलर। अब आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए था? आपको इंडिया में ही एक्सचेंज मार्केट से अपने रुपए को डॉलर में चेंज करके, डॉलर लेके जेब में, तब आपको एरोप्लेन में बैठना चाहिए था। क्लियर हुई बात? क्योंकि वहां आपको सारी पेमेंट्स किस में करनी है? डॉलर में। उनकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। अब ये एक्सचेंज मार्केट में जो आप अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं कि कितने रुपए दूं, कितने डॉलर मिलेंगे, ये सारी कहानी कहलाती है विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर एक देश की मुद्रा की इकाइयों को मापती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त किया जाता है। आप गए, आपको उसने बताया कि जी आपको 72 रुपये का 1 डॉलर मिलेगा। 1 डॉलर की कीमत कितनी है? 72 रुपीज़। तो ये हो गई एक्सचेंज रेट। अगले दिन आप जाएं, हो सकता है 1 डॉलर की कीमत 73 रुपीज़ मिले। उससे अगले दिन जाएं, हो सकता है आपको 70 ही मिले। ये डेली चेंज, डेली के 8 घंटे भी चेंज हो जाती है एक्सचेंज मार्केट में, ये अदलता बदलता रहता है। तो ये कहलाती है कि एक देश की मुद्रा की इकाइयां, कितनी इकाइयों को मापना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त किया जा सकता है। जैसा हमने अभी यहाँ एग्जाम्पल दिया था, तो हमारी एक्सचेंज रेट कितने की है? जैसे 1 डॉलर बराबर ₹72 की बात करी थी हमने, तो हमारी एक्सचेंज रेट डॉलर के लिए 72 रुपीज़ की है। अब एक्सचेंज रेट, विनिमय दर की 2 प्रणालियां हैं, 2 तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, हमें पढ़ने हैं। पहला है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये यू नहीं वाई है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, नम्य विनिमय प्रणाली। फ्लेक्सिबल मीन्स जो कम ज़्यादा होती रहे, फिक्स का मतलब जो अक्सर ही फिक्स ही रहनी है, तो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को हम अब पढ़ते हैं। पहली है हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर सिस्टम में
ये सारी जगह ही गड़बड़ है क्या? चलिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अर्थ है विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा सरकारी हस्तक्षेप के बिना इसे बदला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने कह दिया कि 70 रुपये बराबर $1, तो आप जब तक सरकार इसमें हस्तक्षेप करके ना बदल दे, आप कभी भी जाओ मार्केट में रेट हमेशा ये ही रहेगा। ना तो आपको 71 रुपये का डॉलर मिलेगा, ना 68 का मिलेगा, ना 75 का मिलेगा, ना इसमें कमी होगी ना इसमें अधिकता होगी। ये कहलाता है फिक्स्ड या स्थिर विनिमय दर प्रणाली। कौन निर्धारित करेगा इसको? गवर्नमेंट। अब नहीं करती, पुराने ज़माने में होती थी ये चीज़ें, केवल हम पढ़ रहे हैं। अब मार्केट में कौन सी चल रही है? फ्लेक्सिबल। स्थिर विनिमय प्रणाली दो तरह की होती है। विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये 1920, बहुत पुरानी बात होगी, 100 साल पहले। यह 1920 के दशक से पूर्व प्रचलित थी। 1920 में तो चेंज हो गई थी, 1920 से भी पहले थी ये। पहले क्या करती थी? पहले क्या होता था कि प्रत्येक देश अपनी करेंसी का मूल्य स्वर्ण के रूप में परिभाषित करना होता था। हर एक देश को अपनी करेंसी किस में बदलनी होती थी, किस में परिभाषित करनी होती थी? सोने के रूप में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 यूके पाउंड बराबर 4 ग्राम सोना। भाई, इंग्लैंड की सरकार ने कह दिया कि हमारे पाउंड की कीमत 4 ग्राम है, कोई भी पाउंड ले आओ मेरे पास, हमारे पास, हम उसको 4 ग्राम सोना दे सकते हैं। कभी भी जब भी ज़रूरत होगी उसको हम 4 ग्राम सोना दे देंगे 1 पाउंड के बदले। इसी तरह से अमेरिका ने अपनी जो उनकी मुद्रा है यूएसए डॉलर, उन्होंने कह दिया कि हम अपने डॉलर, ये किसने कहा? वहाँ की सरकारों ने फिक्स किया है। उन्होंने कहा कि हमारे डॉलर की कीमत 2 ग्राम सोना है। यूके वाला का कितना? 4 ग्राम। और डॉलर का कितना? 2 ग्राम। इसका मतलब डॉलर में आधे, तो इसका मतलब हो गया 1 पाउंड बराबर $2। तो 4 ग्राम सोना खरीदने के लिए कितना चाहिए हमें? 1 पाउंड। या तो 1 पाउंड दे दें हम उसे, या डॉलर कितने देने पड़ेंगे? 2, क्योंकि 2 ही ग्राम आता है ना। कितना ग्राम सोना खरीद रहे हैं हम? 4 ग्राम। तो अब एक्सचेंज रेट हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे होगी बेटा डिसाइड? कि 1 पाउंड बराबर 2 यूएसए डॉलर के 4 ग्राम सोना खरीदने के लिए हम या तो 1 पाउंड दे दें, और यदि हम डॉलर में देना चाहते हैं तो 2 डॉलर देने पड़ेंगे। इसका अर्थ हो गया 1 पाउंड बराबर 2 डॉलर। ये कहलाती है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। किसका पार्ट है ये? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। दूसरे, अब इसके लिए तो सोना बहुत चाहिए भाई। समस्या ये आई 1920 तक आते आते कि प्रत्येक देश को अपने पास स्वर्ण भंडार बहुत अधिक मात्रा में रखना पड़ता था, और इस स्वर्ण भंडार की वजह से सोने की देश में दुनिया में कमी होने लगी। एक समस्या बनने लगी कि इतना स्वर्ण भंडार, उसकी सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, और उसको संभालना और सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगी। इसके लिए क्या किया कि ब्रेटन वुड्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। कब शुरू हुई है? 1920 में। 1920 से शुरू हुई के बाद इसके अनुसार विभिन्न देशों की करेंसियों को अमेरिकी डॉलर के साथ स्थिर विनिमय दर पर संबंधित कर दिया गया। जितने भी देश हैं सबकी मुद्राओं को किससे जोड़ दिया? अमेरिका से। जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा कि यहाँ हम इसी बात को हम लिखना चाहें तो $1 बराबर कितना पाउंड हो गया? आधा पाउंड। ऐसा ही हुआ। और फिर मान लीजिए फिक्स कर दिया $1 बराबर 60 रुपीज।
$1 बराबर 2 रूबल, है ना, रशिया की। दिनार मान लीजिए 3 दिनार, सब किससे फिक्स कर दी हमने, डॉलर के साथ फिक्स कर दी। और अमेरिकी डॉलर का अब क्या किया साथ में, अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया। साथ में कह दिया $1 बराबर 2 ग्राम गोल्ड। अब देखिएगा ये सारी चीजें आपस में जुड़ जाती। इस सारी कहानी से मैं पूछूं कि 60 रुपए में कितना गोल्ड आएगा भाई, 2 ग्राम गोल्ड। 2 रूबल में कितना गोल्ड आएगा, 2 ग्राम गोल्ड। 3 दिनार में कितना आएगा, 2 ग्राम। आधे पाउंड में भी 2 ग्राम। समझ आई बात। अब यदि मैं मान लीजिए इस सिस्टम के अनुसार भारत से और अमेरिका तो छोड़ दीजिए, सीधा सीधा डॉलर से जुड़ गया, मैं जाता हूँ ब्रिटेन में, यूके में जाता हूँ, और ब्रिटेन में जाने पर मुझे क्या ले जाने पड़ेंगे, पाउंड ले जाने पड़ेंगे। अब मैं पाउंड एक्सचेंज मार्केट में कैसे चेंज करूँ, इन्हीं दोनों से बात बन जाएगी हमारी। $1 में क्या होगा, आधा पाउंड है, और $1 में 60 रुपये हैं, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, आधा पाउंड बराबर 60 रुपये। ऐसा ही हुआ। तो 1 पाउंड कितने का हो गया बेटा मेरा, ₹120। ये एक्सचेंज रेट निकल गई। अब मैं बाजार में जाऊंगा, इसी एक्सचेंज रेट से मुझे पैसा पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सबको चेंज कर सकते हैं। समझ आई। अब इन सारे देशों को, इन वाले देशों को सोना रखने की जरूरत नहीं है। सोना केवल किसके पास, अमेरिका के पास। क्यों, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया। एक करेंसी का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य का अर्थ उस करेंसी के स्वर्ण के रूप में मूल्य मान लिया गया, मूल्य माना गया। ये शब्द है बेटा, माना गया। किसी करेंसी की क्षमता मूल्य में समायोजन मीन्स कम या ज़्यादा, इसको यदि चेंज करना है, ये 60 रुपये से मान लीजिए 50 रुपये करना है या 70 रुपये करना है, उस स्थिति में आपको कौन करेगा, इसको भारत सरकार नहीं करेगी, इसको करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अनुमति से ही, वहाँ से हमें परमिशन लेनी होगी, तब चेंज होगा। तो ये सब कहानी पुरानी है ना। ये कौन सी जो फिक्स्ड वाली थी, स्वर्णमान प्रणाली 1920 से पहले की थी, ये 1920 में शुरू हुई, अब ये भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास चल रहा है कौन सा सिस्टम, नम्य विनिमय दर प्रणाली, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यह विनिमय दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है ना। आप तो आपको डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर 11th में आपने पढ़े हैं, है ना। मांग और पूर्ति, प्याज का या टमाटर का रेट, गेहूं का रेट कौन निर्धारित करता है, मांग और पूर्ति, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड है। ऐसे ही एक्सचेंज मार्केट में भी डॉलर की कितनी पूर्ति हो रही है, डॉलर की कितनी डिमांड है, उसके अनुसार डॉलर और रुपए की कितनी पूर्ति हो रही है, रुपए की कितनी डिमांड है, उसके अनुसार ये उनका एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। ऐसा कुछ कर दिया। सरकार का हस्तक्षेप अब ना के बराबर है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, ना इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब तो बाजारी शक्तियां निर्धारित करती हैं। इसी कारण इसे स्वतंत्र विनिमय दर, फ्री है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें बात करते हैं विनिमय की संतुलन दर। विनिमय की संतुलन दर वह दर है जिसपे विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जितनी मांग उतनी पूर्ति, और वो फिर जब एक्सचेंज रेट जितना है, जैसे मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपीज,
तो इसका, और ये संतुलन दर है, तो इसका मतलब इस रेट पर जितनी डॉलर की पूर्ति है उतनी ही मांग है, जितनी रुपए की पूर्ति है उतनी ही मांग है। अब इसमें यदि कोई चेंज आता है तो क्या होता है? बात करते हैं घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास या अवमूल्यन। दो शब्द हैं बेटा ये, एक शब्द है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, और दूसरे शब्द को मैं दूसरे कलर से कर देता हूं अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। इन दोनों का लगभग अर्थ एक समान है, केवल समझने के लिए मैं अभी, हाँ चलो पहले ये देख लेते हैं। अवमूल्यन को स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत शब्द प्रयोग किया जाता है। अवमूल्यन वाला किसमें है बेटा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। तो अब तो इसकी बात ही खत्म हो गई, ये चल ही नहीं रहा, और ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में यूज होता है। नम्य विनिमय प्रणाली में मूल्यह्रास शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, अवमूल्यन फिक्स्ड में अवमूल्यन का कर लेंगे। अर्थ दोनों के लगभग सेम है, तो आपसे अवमूल्यन भी पूछ लिया जाए तब भी बात तो वही है। मुद्रा का मूल्यह्रास या अवमूल्यन से अभिप्राय घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमी होने से है। हमारी घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। अब कम कैसे होगा? ये रेट थी संतुलन की, अब रेट चेंज होके हो गई $1 बराबर ₹80। इसको हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ चेंज होना, ये कहलाएगा अवमूल्यन या मूल्यह्रास। इस स्थिति से इस स्थिति में पहुंचना कि डॉलर की कीमत जो पहले 70 रुपये थी अब वहाँ से बढ़कर 80 रुपये हो गई, ये कहलाता है मूल्यह्रास या अवमूल्यन। केवल इसी चीज़ को एक बार ध्यान से समझ लोगे, पूरी चीज़ें आगे की समझ आ जाएंगी। एग्जाम्पल दे रखा है, डॉलर का मूल्य यदि 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो जाता है तो अवमूल्यन है। मुद्रा का, हमारी मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया, हमारी मुद्रा की खरीद क्षमता कम हो गई, है ना। कैसे कम हुई, क्यों हुई? फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका से मान लीजिए मुझे पेन मंगवाना था, है, मेरे अंकल रहते हैं, मैं अपने अंकल से कहता हूँ कि अंकल जी मेरे लिए एक अमेरिकन पेन ले आना, है ना, वही वाला लाना। पहले भी लाए थे वो, पिछले साल भी। तो पिछले साल जब पेन लेके आए थे, उस पेन की अमेरिका में कीमत $1 थी। कितनी थी? $1 कीमत थी। जब उन्होंने मुझे पेन दिया तो मैं उन्हें कितने रुपए दे दूं? 70 रुपये। बात खत्म हुई, क्योंकि $1 की कीमत कितनी है? 70 रुपये। तो एक तरह का ये अंकल शब्द को भी आप हटा दो तो कोई अननोन पर्सन है तो व्यापार हो गया, कि मैंने किसी विदेशी कंपनी से कहा कि एक पेन मुझे भेज दो, और उस पेन को वो क्या रेट बताएंगे? $1 बताएंगे। हम उससे पेन का रेट पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा ना कि $1 है। मैं इस बात को समझूंगा कि भाई मेरे लिए 70 रुपये का पेन है, प्लस 5 रुपये का खर्चा है। मेरा खर्चा कितना आ गया पेन पे? 80 रुपये का। और मैं कितने में बेच दूँ इसको? 75 रुपये का खर्चा आया, 80 रुपये में बेच दूँ तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही कहानी हो गई। तो मैं अपना व्यापार चला रहा हूँ। अब मैं 6 महीने बाद उस कंपनी को फिर फ़ोन करता हूँ कि भाई पेन का क्या रेट है? वो कहते हैं जी $1 है। अब मैं एक्सचेंज मार्केट में पता करता हूँ, तो एक्सचेंज मार्केट में अब डॉलर की कीमत कितनी हो गई? 80 रुपये। अब मुझे सोचना है कि अब मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस पेन को खरीदने के लिए? 80 रुपये। ऐसा ही होगा। 80 रुपये, 5 रुपये का खर्चा आया, 85 रुपये का मुझे पेन पड़ा, और बिक कितने में रहा था वो? 80 रुपये में। अब तो घाटा हो जाएगा, अब मैं पेन मंगाना बंद कर दूंगा। अर्थात मेरी मुद्रा का, घरेलू मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो आयात, ये पेन बाहर से मंगा रहा हूँ, इसको हम आयात बोलते हैं,
तो घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से आयात कम हो जाएंगे। अब तो नहीं मंगवाऊंगा मैं, क्योंकि 80 का बिकेगा, 85 का मुझे पड़ेगा अब वो, क्योंकि हमें मेरी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तो घाटा रहेगा, तो घाटे का बिजनेस तो नहीं करूंगा मैं। तो जब जब घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास या अवमूल्यन होता है तो हमारे आयात कम हो जाते हैं। समझ आ गई बात? घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण हमारे आयात कम हो जाते हैं, इतनी बात समझ लीजिएगा। अभी अब निर्यात की बात करें। निर्यात में भी वही कहानी है बेटा। $1 बराबर 70 रुपये थे, फिर एक्सचेंज रेट चेंज होके $1 बराबर 80 रुपये हो गए। इसको हम हमारे घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास कहेंगे। अब कोई भारत में जो आप मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये किलो है, कितनी है, क्या रेट है? एक एक्स वस्तु है जो 10 रुपये प्रति पर केजी है। अमेरिकन मुझे फ़ोन करता है, मैं इसका व्यापार कर रहा हूँ, अमेरिकन मुझे फ़ोन करता है कि भाई ये एक्स वस्तु क्या रेट है। मैं उसको कहूँगा 10 रुपये किलो। वो कहेगा जी मुझे रुपए समझ नहीं आते, आप मुझे डॉलर में बताओ। तो उस समय रेट क्या है? ये वाला रेट है। मैं उसको कहता हूँ कि भाई $1 में तुम्हें 7 किलो दे देंगे हम। $1 में कितना दे देंगे? 7 किलो। ऐसा ही होगा, क्योंकि वो $1 मुझे देगा, मैं एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा, 70 रुपये ले लूंगा, और 70 रुपये में मैं 10 रुपये किलो है तो 70 रुपये में 7 किलो ही दे देंगे हम उसको सामान। वो अमेरिकन कहता है ठीक है, मुझे 7 किलो सामान भेज दीजिए। भेज दिया मैंने, एक्सपोर्ट हो गया, निर्यात हो गया मेरा ये। 6 महीने बाद वही अमेरिकन व्यापारी फिर मुझे फ़ोन करता है कि भाई एक्स वस्तु के क्या रेट हैं। हमारे देश में रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि 10 रुपये पर केजी है। ठीक हो रही है बात? यदि ये बात एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से आयात और निर्यात की कहानी समझ लेना। पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं, और तुम्हें 6 महीने तक लगातार अवमूल्यन में कभी आयात बढ़ा देते हो, कभी घटा देते हो, कभी निर्यात बढ़ा देते हो, कंफ्यूज रहते हो। ये कहानी जब तक नहीं समझोगे तब तक आंसर नहीं दे पाओगे। पेपर में थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें घुमा के पूछ लेते हैं। चलिए जी, तो अब वो अमेरिकन व्यापारी मुझसे पूछता है 6 महीने बाद, भाई एक्स के क्या रेट हैं, एक्स वस्तु के। मैं उसको कहता हूँ 10 रुपये किलो। वो कहता है नहीं भाई मुझे ये कहानी समझ नहीं आती, मुझे डॉलर में बता यार। मैं कहता हूँ $1 बराबर, अब कितने बताऊंगा मैं उसको? 8 किलो। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट अब चेंज होके क्या हो गया बेटा? ये हो गया $1 बराबर 80 रुपये। अब मुझे पता है मैं एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा, उसने वो जो डॉलर देगा, अब मुझे पहले 70 मिलते थे, अब 80 मिलेंगे, और 80 मिलने की वजह से मैं 8 किलो सामान दे सकता हूँ उसे। अब क्या कहेगा वो? अरे वाह, वेरी गुड भाई, पहले तो तुम 7 ही किलो देते थे, अब 8 किलो क्यों देने लगे भाई? हम उससे क्या कहेंगे कि भाई हमारी मुद्रा का, घरेलू मुद्रा का डेप्रिसिएशन हो गया है, अवमूल्यन हो गया है, डिवैल्यूएशन हो गया है, मूल्यह्रास हो गया है। अब वो क्या कहेगा? पहले उसने 7 किलो मंगवाई थी, $1 खर्च करने की क्षमता थी उसकी, अब क्या कहेगा? यार 8 किलो भेज दे। तो पहले से निर्यात बढ़ा या घटा? बढ़ गया। ठीक हो गई बात? इसका अर्थ ये हुआ कि घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण निर्यात क्या हो जाते हैं? हमारे बढ़ जाते हैं, और आयात कम हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ प्राय मूल्यह्रास को नम्न विनिमय प्रणाली के अंतर्गत और अवमूल्यन को स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ये भी अक्सर ही, बाकी आप एक ही शब्द मान के आगे पढ़ लो। अब इसका उल्टा करते हैं, घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि।
घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि का मतलब हो गया कि हमारे रुपए की कीमत बढ़ जाए। हाँ, ऐसा ही है। रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी? अवमूल्यन में क्या हुआ था? जो डॉलर 70 का था वो 80 का हो गया था। और इसमें क्या कहानी लिख दूं मैं? ये है हमारा मूल्य वृद्धि। $1 बराबर पहले 70 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 बराबर हम 60 ही रुपये देंगे। यहाँ से चेंज यहाँ हो गया। इसको हम कहते हैं हमारी घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि हो गई। हमारी मुद्रा की कीमत बढ़ गई। क्यों? पहले डॉलर कितने का आ रहा था? 70 का आ रहा था, अब डॉलर 60 का ही आना शुरू हो गया। वही आयात निर्यात की वही स्थिति होगी। क्या होगी? पहले मैं आयात की बात करूँगा, अब थोड़ा सा फास्ट बात करूँगा। आयात की यदि मैं बात करूं, इस स्थिति में मैं क्या कर रहा था? जब मैं पेन मंगा रहा था तो पेन कितने का था? 70 रुपये का पेन था। 70 रुपये में मुझे पेन विदेश से यहाँ आता था। 5 रुपये मेरा खर्च था रास्ते का। 75 के मुझे पड़ता था, 80 में मैं बेच देता था, 5 रुपये का प्रॉफिट होता था। यही कहानी थी ना पिछली बार। अब क्या हो रहा है? 60 रुपये का पेन हो गया। 60 रुपये के पेन में मुझे कितने का मिलेगा वहाँ पे? एक पेन की कीमत तो $1 ही है वहाँ पे तो, लेकिन पहले मुझे 70 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे? 60 ही देने पड़ेंगे। तो 60 रुपये का पेन एक तरह से मुझे पड़ा, 5 रुपये का खर्च हुआ। कितने का पेन हो गया? 65 का। बिक कितने का रहा भारत में? 80 रुपये का ही। प्रॉफिट हो गया 15 रुपये का। अब व्यापार मैं बढ़ाऊँगा कम करूँगा? पहले लॉस हो रहा था, इसका मतलब आयात में बढ़ा दूंगा, ज़्यादा पेन मंगवाऊंगा, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे निर्यात की बात करूं मैं, निर्यात एक्सपोर्ट की बात करूं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। वो अमेरिकन आदमी मुझसे पूछता है, एक्स वस्तु थी मेरे पास, उसका रेट था 10 रुपये पर केजी। वो अमेरिकन पूछता है मेरे से, इस स्थिति में हैं क्या रेट है भाई? मैं कहता हूँ 10 रुपये किलो। फिर वही कहता है मुझे रुपए समझ नहीं आते, डॉलर में बताओ। तो मैं कहता हूँ $1 में 7 किलो मिल जाएगा आपको सामान। वो मंगवा लेता है। 6 महीने बाद फिर इस स्थिति में जब बात होती है, फिर मैं उसको कहता हूँ $1 में आपको 6 किलो सामान मिलेगा। वो कहेगा, अरे ये क्या हुआ भाई, तुम तो 7 किलो देते थे $1 में। हमने कहा, क्या जवाब दूंगा मैं कि सर अब हमारी घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि हो गई है, एप्रिसिएशन हो गया है, ओवर वैल्यूएशन हो गया है हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। इसके कारण अब आपको 7 किलो के बजाय 6 किलो ही मिलेगा। अब वो क्या कहेगा, नहीं यार 6 किलो तो घाटे का सौदा हो गया, 7 किलो देते हो तो बताओ। हम 7 किलो देंगे नहीं क्योंकि हमारे रेट ये हो गए अब। तो अब 6 किलो में वो मना कर देगा। इसका मतलब हमारे क्या हुए? निर्यात कम हो गए बेटा। आयात क्या हुए थे? बढ़ गए थे। तो मूल्य वृद्धि में इसके कारण देश के निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं। कहानी वही है, जब डॉलर का मूल्य 60 रुपये से गिरकर 50 रुपये हो जाता है। मैंने 70 से घटा के 60 रुपये कर दिया था। अब इसमें एक टॉपिक है हमारा प्रबंधित तरणशीलता, मैनेज फ्लोटिंग। यही कहानी, जब हमारे रुपए की मूल्य वृद्धि होती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे देश में मूल्य वृद्धि का मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बेटर हो रही है, बढ़िया हो रही है। लेकिन एक नुकसान होता है कि हमारे देश के निर्यात कम हो जाते हैं। निर्यात कम होने से क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे कम होते हैं तो अब आप जान ही गए। तो जैसे हम चाइना की बात करें, चाइना से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और चाइना का एक्सपोर्ट पे उनकी इकोनॉमी बहुत कुछ डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो वो चाइना क्या करेगा, जैसे जैसे चाइना की मुद्रा में मूल्यह्रास होगा, उसकी मुद्रा की आप कह सकते हैं एप्रिसिएट होगी, मुद्रा
की कीमत मजबूत होगी, उनकी मुद्रा कीमत बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके निर्यात घटते जाएंगे। अब निर्यात घटने से क्या होगा उनका? निर्यात घटने से भाई उनकी अर्थव्यवस्था डाउन होगी। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपना निर्यात बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए बात करते हैं हम। यद्यपि विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन समय समय पर विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए इसमें हस्तक्षेप करते हैं, गड़बड़ करते हैं। सेंट्रल बैंक जितने हैं देशों के करते हैं कई बार गड़बड़। इसी कारण इसे गंदी, अच्छे नहीं कहा जाता, डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरणशीलता। क्यों? क्योंकि हमने सबने मिलकर बैठ के तय कर लिया कि भाई हम इसको मार्केट में जो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं उनके द्वारा ही निर्धारित रहने दें, उसके बाद भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, बैंक बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसीलिए इसको गंदी तरणशीलता या डर्टी फ्लोटिंग, ये ऐसा ही है जैसे बाजार में गेहूँ है, गेहूँ की कीमत मांग और पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन व्यापारी मिलकर गेहूं को स्टॉक कर लें, उसकी पूर्ति ज़बरदस्ती कम कर दें जिससे उसके रेट बढ़ जाएं, तो इसको हम काला बाजारी कहते हैं, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। इसी तरह से ही ये फ्लोटिंग है। कैसे होती है? जब केंद्रीय बैंक, किसी देश का केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि घरेलू करेंसी के बाजार मूल्य में अत्यधिक मूल्यह्रास की बात बाद में करेंगे, अभी जो चाइना के रेफरेंस में बात कर रहे थे हम उसकी बात कर रहे हैं। जब केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि घरेलू करेंसी का बाजार मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है, मान लीजिए चाइना की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, उसमें उसमें मूल्य वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या होगा? निर्यात कम हो जाएंगे। अब निर्यात पे चाइना की इकोनॉमी टिकी हुई है, तो वह विदेशी करेंसी खरीदना आरंभ कर देता है बाजार में, बिना जरूरत के ही एक्सचेंज मार्केट में जाएगा, डॉलर दो भाई, डॉलर दो भाई, है ना। तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। अब डॉलर की मांग में जब वृद्धि हो जाएगी, और अपने बहुत सारी अपनी करेंसी बहुत सारी दे रहा है, डॉलर खरीदने के लिए कौन सी करेंसी दे रहा है? चाइना की करेंसी। तो चाइना की करेंसी की पूर्ति बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? चाइना की करेंसी का मूल्यह्रास होगा, और मूल्यह्रास होगा। हालांकि डॉलर तो बहुत सारे खरीद लेगा, लेकिन अपनी करेंसी का मूल्यह्रास हो जाएगा, और मूल्यह्रास होते ही क्या होगा? निर्यात बढ़ जाएगा। तो ये वहाँ के बैंक करते हैं देशों के, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। इससे विदेशी करेंसी की मांग में वृद्धि होती है, तो घरेलू करेंसी के संबंध में इसकी कीमत बढ़ने लगती है। विदेशी करेंसी की कीमत बढ़ती है और हमारी देश की कीमत घटने लगती है, देश की घरेलू मुद्रा की। ऐसे ही जब हम ये महसूस करते हैं कि भाई हमारी मुद्रा का मूल्यह्रास बहुत हो रहा है, उस स्थिति में क्या करें हम? मूल्यह्रास होने की स्थिति में हमारे क्या होंगे? निर्यात तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आयात कम हो जाएंगे। और आयात कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आयात महंगा हो गया। जो 75 रुपये का आ रहा था अब 80 रुपये का आने लगा। लेकिन कुछ आयात ऐसे हैं हमारे जो हमें करने ही पड़ते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि हमारे देश में तो पैदा होते नहीं, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। इसके लिए एक हम क्या करें कि हम डॉलर की बिक्री बढ़ा दें। वो केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में हम क्या करें? डॉलर की बिक्री, बहुत सारे डॉलर जो हमारे पास हैं बाजार में दे देंगे। भाई डॉलर से रुपए दो। उल्टा कर रहे हैं हम काम, हमें जाकर रुपए दे के डॉलर खरीदने चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। अपने जो रिजर्व बैंक के पास डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें से डॉलर निकालते हैं, बाजार में देते हैं, भाई डॉलर ले लो, रुपए दे दो। इसका मतलब हम डॉलर की तो पूर्ति बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा दी हमने, और रुपए की मांग बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि डॉलर की कीमत गिर जाएगी और हमारी मुद्रा मजबूत हो जाएगी, हमारी मुद्रा में मूल्य वृद्धि होने की संभावना होती है। तो ये दोनों ही काम डर्टी फ्लोटिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके अभ्यास प्रश्न की बात करें। व्यापार शेष और चालू खाते शेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापार शेष कौन सा होता है बेटा? वस्तुओं का है, और चालू खाते का शेष, इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों आती हैं। ऊपर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते में भेद व्यक्त कीजिए। इन दोनों में अंतर बताने हैं, दोनों अलग अलग एक्सप्लेन कर रखे हैं, इन दोनों से आप अंतर बता सकते हैं। भुगतान संतुलन घाटे का अर्थ बताइए, ऊपर लिखा हुआ है भुगतान संतुलन घाटा। बीओपी में कहाँ था बेटा? नम में, ये तो विनिमय प्रणाली चल रही है, यहाँ से ऊपर ही था, ये रहा समुचित शेष भुगतान संतुलन खाते में,
ये वाले बताने हैं आपको। 3 तरह का हो सकता है भुगतान संतुलन। घाटा, इसका मतलब हमारी वस्तुएं सेवाएं, भुगतान संतुलन में तो चालू खाता और पूंजी खाता दोनों ही, इनके इन सारे घटक से हमें क्या हो रहा है, इंपोर्ट तो ज़्यादा हो रहा है और इन खातों का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमें घाटा हो रहा है। ये भुगतान संतुलन घाटा लिखा हुआ है डेफिनेशन में ऊपर। लेन देन की उन विस्तृत मदों के नाम बताइए जिनको भुगतान संतुलन लेखा के पूंजी लेखा में दर्ज किया जाता है। बेटा पूंजी खाता है, पूंजी खाते की हमने तीन चीज़ों की बात करी थी, 3 मदों की बात करी थी। कौन कौन सी? एक उधार, एक निवेश भी 2 तरह का, FDI और FII, और इसके साथ साथ एक तीसरा था हमारा सहायता, विदेशी सहायता, जो हमें कम ब्याज दरों पे मिलती है। विदेशों से उधार भुगतान खाते में कहाँ दर्ज किया जाता है? विदेशों से उधार ले रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आएगा जाएगा? आएगा पैसा आएगा तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो पहली चीज़ तो हम इसे क्रेडिट में करेंगे, पैसा बढ़ेगा ना, तो क्रेडिट में दर्ज करेंगे। और क्रेडिट के साथ साथ हम इसको विदेशों से उधार कौन से खाते में आएगा? पूंजी खाते में। पूंजी खाते का ही घटक है ये, पूंजी खाते के क्रेडिट में आएगा। भुगतान संतुलन लेखा में स्वायत्त लेन देन और समायोजक लेन देन का अर्थ, दोनों का अंतर बता सकते हैं आप। उसमें क्लियर कट टेबल बनाई हुई है ये वाली, तो आप इसी टेबल को लिख सकते हैं, ये वाले टेबल। स्वायत्त मदें और समायोजक मदें, 4 अंतर बताए हुए हैं, ये चारों अंतर आप उसमें बता सकते हैं। विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है? परिभाषा मैंने आप अभी समझाई है आपको। यह कितने प्रकार की होती है? 2 तरह की हो गई बेटा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड भी 2 तरह की हो गई, ब्रेटन वुड्स और गोल्ड वाली। प्रबंधित तरणशीलता से आप क्या समझते हैं? जो लास्ट टॉपिक था, मैनेज्ड फ्लोटिंग। नम्न विनिमय दर प्रणाली से क्या समझते हैं? ये परिभाषा दी हुई है। घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? है ना, ये घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास क्या हो गया? $1 बराबर, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आप डेफिनेशन को। $1 बराबर कितने? 70 रुपये से $1 बराबर क्या कर दें, 80 रुपये हो गया। तो ये क्या रहता है? घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास। इसका किसी देश के आयात पर, आयात क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी कॉपी में करके आपके जो भी टीचर हैं उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। 2 लेक्चर हैं, 6 नंबर हैं, चैप्टर इजी है। आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आपके मार्क्स में ये बहुत हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, आपने ये चैप्टर समझा, इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को का दिन शुभ हो। हैप्पी लर्निंग।